नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लॉकडाउन 4 के आगाज के साथ ही हरियाणा में छूट के दायरे को भी बढ़ाया गया है। रेड जोन को छोड़कर अब औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ रोडवेज बसें भी चलनी शुरू हो गई हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इन सब के बीच प्रवासी मजदूर और किसानों की समस्या को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इन तमाम मुद्दों पर इंडिया न्यूज हरियाणा ने बेबाकी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ बातचीत की है। डिप्टी सीएम ने भी तमाम मुद्दों पर हमारे सवालों के जवाब दिए। लॉकडाउन के चौथे भाग की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में एमएचए की नई गाइडलाइंस के बाद तमाम प्रदेश सरकारों की ओर से मंथन किया गया है कि क्या कुछ रियायतें प्रदेशों में दी जानी है। इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश की ओर से भी एक मंथन किया गया था और अब जो है चौथे भाग में क्या कुछ रियायतें देनी है, इसकी सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। इन तमाम बातों पर करने के लिए हमारे साथ इस समय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं चौथा भाग? पहले दो भाग इस तरह से थे कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस थी, सड़कें खाली, पार्किंग्स खाली, लोग बाहर नहीं थे, लेकिन चौथे भाग आते आते तमाम चीजें जो है नॉर्मल सी एक सामान्य परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। किस तरह से देखिए, बिल्कुल हमने कर्टेल किया है, लोगों को जागरूक किया है। लोग भी अपनी समझ के साथ अब इस महामारी से लड़ने को तैयार है। अगर हम ये सोचें कि महामारी पूरे अंत पर आ जाएगी तो जब तक कोई इसका ठोस मेडिकेटेड तरीका ना मिले, हम नहीं कह सकते कि हम इससे 100% लड़ सकते हैं। मगर अपने जीवन के साथ कहीं ना कहीं हमें इसको पार्ट बनाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसके लिए केंद्र ने फेस्ड मैनर में जो रियायतें दी और जिस तरीके से हर कदम के ऊपर रिलैक्सेशंस को बढ़ाया है, मैं ये मानता हूँ कि कठिन समय था 2 महीने का, मगर अब ज़िंदगी सुचारू तौर से चलेगी। हरियाणा ने भी लगभग तमाम इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दे दी है, उनको ऑनलाइन अप्लाई करके अपने पासेज लेने पड़ेंगे। हमारी फूड डिलीवरीज परमिटेड हो चुकी हैं। शॉप्स खोलने की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने आप परमिशंस दे दी गई हैं और ये धीरे धीरे जो कदम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऑफिसेज खोलने के भी, ये भी आम जन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को वापस ट्रैक पर लेकर आएंगे। आईटी सेक्टर को भी अब परमिट किया गया है कि वो अपने आप को पूरी तौर पर खोल सके, मगर जो कंटेमिनेटेड जोन है उसके अंदर हमने सख्ती बढ़ाई है, खास तौर पर क्योंकि अगर इंडस्ट्री में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाए तो पूरी इंडस्ट्री उससे इफेक्ट होती है। लोगों के इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे जो कैंसिल हुए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पॉलिसी फॉर्मेशन करी गई है हर डिपार्टमेंट द्वारा और उसका एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर हमारे चीफ सेक्रेटरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़कर और जिस तरह से मॉल्स हैं, ऐसी कम्युनिटी प्लेसेस हैं, इनको छोड़कर हम तमाम चीज़ों को सुचारू तौर से चलाएंगे। आपने कहा कि हरियाणा की जो उद्योग हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको 100% जो है खोलने का काम किया गया है। किस तरह से तालमेल बनाया गया है? जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं उनको किस तरह से इस बात के लिए इंश्योर किया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं या मेशर्स हैं कि वो, जिस तरह से आपने खुद कहा कि अगर एक इंडस्ट्री से व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो तमाम इंडस्ट्री जो है वो रेडार पे आ जाती है, तो किस तरह से उन मेशर्स को जो है फॉलो अप किया? देखिए, क्लियर कट एसओपी एमएचए द्वारा दिया गया है प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कि एक इंडस्ट्री में अगर इतने एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको दिन में 2 बार करना है। एक एम्प्लॉय अगर उसमें एक्स अमाउंट से ज़्यादा है तो 3 बार करना है। इंडस्ट्री कितने बजे से कितने बजे खोलनी है, ये तमाम गाइडलाइंस दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद हमने नोटिस भी किया है, जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री थी वो दोबारा चलने लगी। अब तो इंडस्ट्री की ये मांग है कि दुकानें खोली। अगर मारुति की बात करूँ तो उनने कल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करी, 1200 कुछ गाड़ियाँ उनने पहले दिन में निकाली, मगर जब तक एजेंसी नहीं खुलेगी तो मारुति भी गाड़ी नहीं बेच पाएगी। तो एजेंसियों को भी वापस खोलना है और इसलिए जो हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, जो इस तरह के लेबर ओरिएंटेड जॉब्स से जुड़े संबंधित लोग हैं, हम सबको प्राथमिकता के साथ परमिशन दे रहे हैं कि वो अपने आप को फंक्शनिंग तौर पर लेकर आए। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है मनरेगा को लेकर कि मनरेगा के लोगों को जो है इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आप भी समझते होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ, रोकने का प्रयास जरूर किया गया। आपने खुद कहा था कि इमोशनल कनेक्ट हम नहीं बना पाए। अब ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि मैन पावर हर किसी भी उद्योग के लिए, किसी प्रदेश के विकास के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होती है, ऐसी परिस्थितियों में उसको कवर अप करने के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, मनरेगा का केंद्र सरकार द्वारा 4 दिन पहले जो फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया गया उसके अंदर 40,000 करोड़ रुपए एडिशनल आया है। हमारा जो टारगेट था पिछले साल का, जिसको हमने अचीव किया था, वो 450 करोड़ से ऊपर था, मगर हमने इस बार उसको डबल करने का
फैसला लिया है और उसके अंदर जो हमारे 6 लाख रजिस्टर्ड एक्टिव मनरेगा के जॉब कार्ड्स हैं उनको हम अब टारगेटेड तौर पर केवल मात्र मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पेड़ लगाने का काम हो, गरीब के घर में कैटल शेड बनाने का काम हो, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, इरिगेशन की कनाल्स हों, पब्लिक हेल्थ के वाटर वर्क्स हो, इनकी सफाई हो, इस तरह के कार्यों में लगाएंगे जिससे डिपार्टमेंट का भी पैसा बचेगा और कहीं ना कहीं मनरेगा के माध्यम से अनस्किल्ड लेबर को हम दुगनी एम्प्लॉयमेंट प्रदेश में दे पाएंगे और एक मुझे लगता है बूस्ट मिलेगा, खास तौर पर रूरल इकोनॉमी में जहाँ जो हम चाहते हैं कि मनी फ्लो हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इन चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे स्किल्ड लेबर है उसके लिए भी सरकार रोज़गार पोर्टल का शुरुआत कर रही है जिससे रोज़गार के संबंधित जो लोग अपनी एप्लीकेशन देते हैं उनके साथ साथ इंडस्ट्री को भी एक वाइडर स्कोप में सर्च इंजन मिलेगा जिससे वो स्किल्ड लोगों को पुराने उनके जॉब प्रोफाइल्स के साथ कैलकुलेट कर कर अपनी इंडस्ट्री से जोड़ पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम इसको लेबर क्राइसिस मांगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, मगर हम इसके लिए हरियाणा प्रदेश की लेबर के लिए अपॉर्चुनिटी माने तो क्या पता ऐसी स्किल्ड लेबर हम इंडस्ट्री को दे पाए जो शायद वो उस टैलेंट को कभी ढूंढ भी ना पाते। तो हमारी प्राथमिकता है और उससे जो हमारा वादा है 75% वाला वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे चढ़ेगा जिसमें हम हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता दें। ये बात तो पूरी तरह से साफ है कि अर्थव्यवस्था जो है वो कोविड-19 ये जो वैश्विक महामारी थी इसकी वजह से हिली तमाम प्रदेशों की। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें सर, प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर देखा जाता है, हरियाणा एग्रीगेरियन स्टेट के तौर पर देखा जाता है, किस तरह से अब नए अपॉर्चुनिटीज जो है रेवेन्यू जनरेशन को लेकर की जा रही हैं? और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, वन नेशन वन मार्केट जिस तरह से एक घोषित किया गया, एक पैकेज भी सेंटर की ओर से घोषित किया गया, किस तरह से देखते हैं उसका इस्तेमाल आप हरियाणा के? देखिए, केंद्र की हालात भी कोई प्रदेशों से बेहतर नहीं है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो शायद हमें जो रेवेन्यू जीएसटी का आया वो कंपैरेटिवली पिछले साल के अप्रैल के मुताबिक बहुत कम था, मगर केंद्र की बात करूं तो उनका भी 1/5 रेवेन्यू आया। जब आपका रेवेन्यू 4 टाइम्स ड्रॉप हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर ऑल्टरनेटिव आपको कदम उठाने पड़ेंगे। पर मैं मानता हूं कि एक बोल्ड डिसीजन था कि एमएसएमईज को प्रमोशन दी जा रही है, इंडस्ट्री के अंदर पैसा डाला जा रहा है, लोन्स की व्यवस्था को एक्सपेडाइट किया जा रहा है और उसके लिए भी हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर 1 मेंबर बैंक को लेंगे, 2 एमएसएमईज के मेंबर को लेंगे और हमारे 4 अधिकारी, एमएसएमई डायरेक्टर, इंडस्ट्री डायरेक्टर, उसके साथ एसीएस इंडस्ट्री, एसीएस फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी के तौर पर काम करेगी। अगर किसी एमएसएमई को आज बैंक लोन देने से मना करते हैं तो स्पेसिफिकली केस बाय केस उसको एक्सपेडिशन के साथ आगे लेकर जाएंगी जिससे हमारी एमएसएमई रिवाइव हो जाए। प्रिकॉर्मेंट सीजन भी वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान ही पड़ा, लेकिन सरकार ने दावा किया कि दाना दाना उठाया जाएगा और किसान के हक का जितना पैसा बनता है उसको दिया जाएगा। आज के दिन सर क्या परिस्थितियां हैं प्रदेश में प्रिकॉर्मेंट? जो आज सुबह का आंकड़ा है, हमारे पास 40,000 के आसपास मेट्रिक टन के आवक है आज की और लगभग जो हमारी मंडियों में अनाज पहुंचा था वो 8,000 करोड़ के आसपास का था और 7,500 करोड़ के आसपास हमने आढ़तियों के माध्यम से आगे ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। आढ़तियों के खाते में 7,500 चले गए और हम उम्मीद करते हैं कि 8,000 के 8,000 करोड़ जो है वो जल्द से जल्द किसान के खाते में जो बचे हुए हैं, जिनकी प्रिक्योरमेंट या लिफ्टिंग अभी बाकी है, वो भी पूरी करके हम पहुँचाएँ। हमारा ये प्रयास पहली बार हुआ। मैं ये मानता हूँ बहुत सा क्रिटिसिज्म आया, आपने भी निरंतर देखा, लोगों ने तो शायद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, पीपे भी पीटे, मगर इस नई व्यवस्था से जुड़ने में बिल्कुल एक कठिनाई लोगों को आई। मगर आप देखिए कि कितना पॉजिटिव एक मैसेज भी है कि इस बार कहीं जाम नहीं लगा, किसी किसान को 24 घंटे भी मंडी में नहीं रुकना पड़ा। नहीं तो लोग 2-2 रात मंडियों में सोया करते थे अपनी गेहूं के साथ कि मेरी गेहूं। हमने कांटे के तौल से किसान का दाना परचेज किया और सबसे अच्छी चीज़ आढ़ती भाइयों के सहयोग से कि पहली बार है हरियाणा के इतिहास में कि पैसा किसान के खाते में गया। और मुझे आज खुशी होती है कि किसान के पास जो पैसा आया है, आगे हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर जो मनी का फ्लो है, मनी की रोटेशन है, उसमें किसान फिर योगदान देगा।
वो आएगा मार्केट से, कुछ बच्चों के लिए खरीद के लाएगा, कुछ अपने ट्रैक्टर के पार्ट्स खरीदेगा, आगे फसल के बीज खाद खरीदेगा। तो जो रोटेशन वो मस्ट जो है उसको कहीं ना कहीं हम अब इकोनॉमी में देखेंगे। कोविड-19 के इस काल में 3 महीने से आप चंडीगढ़ में, आपकी फसल भी घर पर पड़ी हुई है, क्या जा रहे हैं सिरसा? क्या मैं बिल्कुल कल जाऊंगा और आगे का बेच के आते हैं। मगर मैं तो धन्यवाद करूंगा एक एक बड़े जमींदार का, जिसने इस पूरे 20-22 दिन के प्रोसेस के अंदर जिस तरीके से हमारा सहयोग दिया, आज उसका नतीजा है कि बड़ा जमींदार अपनी फसल रोक कर रहा, उसने देखा कि प्राथमिकता छोटे जमींदार को दी जाए। और आज हम देखते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्मूथली चला है उसमें उनका भी एक योगदान है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आज ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी, मेरी भी बनती है, आपकी भी, पूरे समाज की बनती है कि जिस तरह से एक हिस्सा बन चुकी है कोविड-19, अब इसके साथ जीना है, इसके हालातों के तहत ही जो है आगे बढ़ना होगा। लेकिन हरियाणा एक परिस्थिति थी जब तबलीगी जमात के मामले सामने आए, उसके बाद हमने उस पर रिकवर करा, हरियाणा प्रशासन सरकार को कोरोना वॉरियर्स के द्वारा 70 पर वो मामले ला दिए गए। लेकिन एकाएक दिल्ली से संक्रमण आता है, जो कर्मचारी जाते थे, एक बार फिर से मामले जो है वो 403 पहुंच जाते हैं। आज हरियाणा एक बार फिर से उस परिस्थिति में है कि हम फिर से अपने रिकवरी रेट्स में नंबर ऊपर जाते जा रहे हैं, तकरीबन 64 से 65% हम पहुंच चुके हैं। क्या समझते हैं सर, क्या किस तरह से लोगों को कन्वे किया जाएगा? जो इंटर स्टेट बसेस चलाने की बात हो रही है, इंटर स्टेट जो बिजनेसेस जब अब शुरू होंगे या आना जाना शुरू होगा, तो क्या कोविड-19 की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता? देखिए, मैं उचाना की अगर आपसे शेयर करूं तो पहला केस हमारे पास आया तो दिल्ली से आया, लास्ट केस जो अब आया है वो नासिक से आया है। बिल्कुल लोग इफेक्टेड हैं और स्टेटों में हमारे से बुरे हालात हैं। हरियाणा और केरल शायद 2 ऐसे स्टेट हैं जिन्हें बड़ा इस पे कंट्रोल किया है और बड़ी इफेक्टिवली लोग रिकवर भी हुए हैं। मेडिकल स्टाफ ने, मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, मगर हमें परहेज रखना पड़ेगा। मैं तो आज भी आपके माध्यम से कहता हूँ, बाहर जाओ मास्क पहनो, अपने हाथ धोते रहो, अपनी प्रिकॉशन 6 फुट की या 2 गज की दूरी बना कर रखो। ये तमाम प्रिकॉशन हमें लेने पड़ेंगे और इसको जीवन का एक पार्ट मानना पड़ेगा जब तक कोई एक रेगुलराइज्ड मेडिसिन नहीं आती कि हमें उसके साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट जिस तरह से हरियाणा ने कहा है कि दिल्ली से अगर आपको आना है तो वो एसेंशियल है, आपको जरूरी है वो कोविड-19। देखिए, बिल्कुल हरियाणा अपने प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा रखेगा। हमारे यहाँ बैठे हुए लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, मगर हमारे जो बाहर लोग बैठे उनको भी लाना हमारी जिम्मेवारी है। मगर वो सेफ आए तो घर वाले भी सेफ रहेंगे। अगर वो अनसेफ होकर आते हैं और कहीं ना कहीं इफेक्टेड होकर आते हैं और यहाँ आकर वो कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर लेकर जाते हैं, तो आपने खुद देखा कि कैसे 2 चरणों में हरियाणा के अंदर एक पीक आई, मगर हमने कितनी अच्छी तरीके से उसको कर्टेल किया। थोड़ी सख्ती करनी पड़ी, क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, मगर दिल्ली के बॉर्डर जब सील किए, बहादुरगढ़ के बॉर्डर सील किए, गुड़गांव के बॉर्डर सील किए, मुझे लगता है कि एक फुल स्टॉप आपने देखी कि वहीं केसेस रुके। दोबारा आएंगे क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुका। एहतियात के तौर पर हमने टेस्टिंग को भी बढ़ाया है। हरियाणा आई थिंक इज़ द हाईएस्ट इन नंबर ऑफ टेस्टिंग, या सेकेंड हाईएस्ट होगा इंडिया के अंदर, और उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ पर इस व्यवस्था से हम गंभीरता से लड़ पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, जिनका ये कहना है कि चौथे भाग में रियायतें दी गई हैं, राहतें दी गई हैं, लेकिन अगर बात करें, ये लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को ये तय करना होगा कि अभी भी ये खतरा टला नहीं है। तो ऐसे में जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम सुरक्षा के लेकर जो तय बनाए गए हैं, उनको फॉलो करें ताकि अपनी और अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा वो खुद कर सकें। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज।